अब से बस कुछ देर पहले रूस ने यूक्रेन पर मेगा अटैक किया है। इससे पहले इतना भीषण हमला कभी नहीं किया गया था। रूस ने फाइटर जेट और मिसाइल के जरिए यूक्रेन के दर्जनों शहरों को निशाना बनाया है। सैन्य अड्डों और ऑयल फैसिलिटी पर हमले किए गए हैं। इन हमलों से न सिर्फ यूक्रेन सिहर उठा है, बल्कि यूरोप के दर्जनों देशों में भी सनसनी फैल गई है। पोलैंड में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह हमला तब हुआ है जब 6 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। शपथ से पहले पुतिन यूक्रेन से हिसाब चुकता कर लेना चाहते हैं। अब से कुछ देर पहले रूस के हमलों पर जेलेंस्की ने भी बयान दिया है। 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है, कहा है जेलेंस्की ने। 30 रूसी मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया गया इस हमले के दौरान। रात भर में 70 रूसी ड्रोन से अटैक किया गया है, कहा है जेलेंस्की ने। आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है रूस द्वारा, जो ये भीषण अटैक किया गया है इसके जरिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि अभी यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से हमला किया गया। रूसी MLRS से दागी गई है मिसाइल। कीव के लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया गया है। तो कीव के लॉजिस्टिक हब को भी निशाना बनाया गया है। लगातार मिसाइलों से और MLRS से हमले किए गए हैं। रात भर में 70 मिसाइल हमले किए गए हैं। ये जानकारी खुद जेलेंस्की ने दी है रूस द्वारा किए गए इस भीषण हमले के बारे में। एक और बड़ी खबर यह है कि कुछ देर पहले ही रूसी ड्रोन ने भी हमला किया है। यूक्रेनी टैंक पर रूसी ड्रोन से हमला किया गया। तो रूस MLRS मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भीषण हमला किया गया है। कुछ देर पहले ही रूसी ड्रोन से यूक्रेन में बड़ा हमला किया गया। यूक्रेनी टैंक पर रूसी ड्रोन से हमला हुआ। एक और बड़ी खबर यह भी बता दें कि कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में हमले किए गए हैं। सुमी, चेर्निहाइव, खार्कोव में भारी तबाही हुई है। पोल्टावा और डोनेस्क में ड्रोन से हमले किए गए हैं। तो अलग अलग शहरों पर हमले हुए हैं। लगभग 1 दर्जन यूक्रेन के शहरों पर रूस ने भीषण हमले किए हैं, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त इस वक्त दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का यह कहना है कि आम जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह के भीषण हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के दौरान एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वो ये कि यूक्रेनी सीमा के बिल्कुल पास Tu-95 ने उड़ान भरी है। यूक्रेनी सीमा से Tu-95 ने दागी है मिसाइल भी। Tu-95 के बाद Tu-22 ने संभाला मोर्चा। आइए लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो बड़ा हमला रूस द्वारा किया गया है, इसमें रूस ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए उसने यूक्रेन पर एक भीषण हमला किया। तो देखिए, ये वो हथियार है जिनका इस्तेमाल किया गया। क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें KH-101 और KH-22 शामिल है। इसके अलावा रूस ने जो हमला किया उसमें कैलिबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। कैलिबर मिसाइल में 3M54, 3M51 और 3M14 का इस्तेमाल किया गया है। तो क्रूज मिसाइल और कैलिबर मिसाइल के अलावा फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। Tu-95, Tu-22 और Tu-95MS ये फाइटर जेट थे जिनका इस्तेमाल किया गया इस भीषण हमले में। इनसे मिसाइलें दागी गई हैं यूक्रेनी सीमा में। पुतिन के गुस्से की वजह यूक्रेन के कुर्स्क पर हमले हैं। यूक्रेन नाटो के हथियारों से कुर्स्क पर हमले कर रहा है। हालांकि इससे बेपरवाह पुतिन ने किम जोंग के साथ मिलकर कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान तैयार किया है। क्या है पुतिन का ये प्लान? क्या 20 जनवरी से पहले कुर्स्क यूक्रेन सेना मुक्त हो पाएगा? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है। कुर्स्क की स्थिति ही 20 जनवरी के बाद यूक्रेन युद्ध की दिशा तय करेगी। यही वजह है कि जेलेंस्की ने कुर्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां यूक्रेन कुर्स्क में नेटो के हथियारों से हमले कर रहा है,
वहीं दूसरी तरफ कोरियाई सैनिकों के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने कुर्स्क पर कई बड़े हमले किए हैं। यह कुर्स्क का वीडियो है जहां यूक्रेन ने आस्म 250 हैमर बम से हमला किया। यूक्रेन सेना ने रूसी सेना के ठिकाने पर बम दागकर उसे तबाह कर दिया। प्लेखोवो में भी यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डों पर बड़े हमले किए। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यहां अटैकम्स मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन आसमान से बमबारी करके भले ही कुर्स्क को दहला रहा हो, लेकिन जमीन पर कुर्स्क की जंग 360 डिग्री घूमती नजर आ रही है। कुर्स्क में यूक्रेन बीते एक हफ्ते से किसी नए इलाके पर कब्जा नहीं कर सका है। एक हफ्ते में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क में मारे गए हैं। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के प्लान को बंद कर दिया गया है। कुर्स्क के 450 किलोमीटर इलाके पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन की कोशिश सिर्फ इस इलाके पर कब्जा बनाए रखने की है। यूक्रेन अब ट्रंप की शपथ से पहले 1 इंच भी जमीन खोना नहीं चाहता। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हो रहा डबल अटैक उन्हें बैकफुट पर धकेल रहा है। एक तरफ रूसी सेना आसमान से यूक्रेनी सैनिकों को दहला रही है, तो वहीं ग्राउंड पर कोरियाई सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। कुर्स्क में कई मोर्चों पर उत्तर कोरियाई सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। कोरियाई सैनिकों की बड़ी संख्या के सामने यूक्रेनी सैनिक टिक नहीं पा रहे। इधर रूसी वायुसेना ने भी कुर्स्क में बड़े हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। रूस कुर्स्क में यूएमपी के बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस इन बमों की बारिश कर यूक्रेनी सेना में तबाही मचा रहा है। रूस एफपीवी ड्रोन के जरिए यूक्रेनी टैंक को नष्ट कर रहा है। कुर्स्क के दक्षिणी हिस्से में रूस ने 3 टैंकों को तबाह कर दिया। दरअसल पुतिन ने 20 जनवरी से पहले कुर्स्क को यूक्रेनी सेना मुक्त करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन का यह प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। यही वजह है कि रूस ने सुत्जा पर भी बमबारी शुरू कर दी है। उसकी कोशिश यहां मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने की है। रूस ने सुत्जा के नर्सिंग होम के आसपास एयर स्ट्राइक की। रूस ने यहां 4 अलग अलग जगहों पर बमबारी की। दावा है कि यह बमबारी यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर की गई। पुतिन के इस प्लान से ज़ेलेंस्की भी वाकिफ है। वो जानते हैं कि इस प्लान को फेल करने के लिए कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिकों का पलायन जरूरी है। यही वजह है कि वो अपनी कैद में मौजूद कोरियाई सैनिकों के जरिए किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति पर दबाव बनाने की कोशिश में है। यूक्रेन ने पकड़े गए कोरियाई सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें ट्रेनिंग के बहाने रूस लाया गया था। Знали, що ви воюєте проти України? 실전처럼 해본다고 했어요. Йому казали, що просто тренування. अब ज़ेलेंस्की किम के सैनिकों को आजाद करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने किम के सामने 2 शर्तें रखी हैं। नंबर 1, उन्हें कुर्स्क में बंदी यूक्रेनी सैनिकों को आजाद कराने में मदद करनी होगी। नंबर 2, उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क से वापस बुलाना होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम ज़ेलेंस्की से किसी भी तरह के सौदे के लिए तैयार नहीं है।
वो जल्द कुर्स्क में नए हथियार और सैनिकों की नई टुकड़ी भेजने वाले हैं। इधर रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से अपने सैनिकों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। किम जोंग ने अपने सैनिकों को पकड़े जाने पर खुद को गोली मारने का आदेश दिया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी कोरियाई सैनिकों के पकड़े जाने पर उन्हें गोली मारने का फरमान जारी किया है। कुर्स्क में रूस यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेलने की तैयारी में है, तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क शहर को यूक्रेन ने दो तरफ से घेर लिया है। दक्षिण में रूसी सेना पोक्रोवस्क से 3 किलोमीटर दूर है, वहीं पूर्वी दिशा में पोक्रोवस्क से 1.5 किलोमीटर दूर रूसी सेना शेवचेंको में डेरा डाले बैठी है। इन दोनों दिशाओं से रूस पोक्रोवस्क में घुसने की तैयारी में है, जिसके बाद पोक्रोवस्क की कोयला खदान को बंद कर दिया गया है। पोक्रोवस्क के कुछ दूर यांतारने पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। साफ है, ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन किसी भी हाल में कुर्स्क को खाली करवाना और डोनेट्स्क क्षेत्र पर संपूर्ण कब्जा चाहते हैं, ताकि बातचीत के टेबल पर उन्हें रत्ती भर भी झुकना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के लवीव में गैस स्टोर पर हमला हुआ है। यूक्रेन के कई इलाकों में इसकी वजह से अंधेरा छाया हुआ है। खार्किव, सूमी और पोल्टावा में बिजली कटी है। ज़ैपोरिज़िया, नीप्रो में भी बिजली कटी है। देखिए, ये तस्वीरें आपको लवीव शहर की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हमला किया गया। खार्किव, सूमी और पोल्टावा में इसकी वजह से बिजली काटी गई है, क्योंकि यूक्रेन के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। यूक्रेन के लवीव में गैस स्टोर पर बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद कई इलाकों में अंधेरा छाया। खासतौर पर खार्किव, सूमी और पोल्टावा में बिजली काटी गई। ज़ैपोरिज़िया और निप्रो में भी बिजली काटी गई है, जिस तरह के हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं उसके बाद। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अभी अभी यूक्रेन के पावर सिस्टम को टारगेट किया गया है। कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। हमले से बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो गया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त, रूस पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन हमले से रूस के कई शहर दहले हैं। थोड़ी देर पहले स्कूल और बाजार और एयरपोर्ट को सबको बंद किया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से अभी अभी की ताज़ा खबर और तस्वीर सामने आई। रूसी हमलों के बाद शेल्टर में छिपे हैं यूक्रेनी। यूक्रेन के लोग शेल्टर में देखिए किस तरह से छिपे हुए हैं और अपना वक्त यहाँ पर बिता रहे हैं, क्योंकि लगातार रूस द्वारा बड़े हमले किए जा रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशंस पर लोगों ने शरण ली है और अलग अलग जो शेल्टर हैं वहाँ शरण ले रहे हैं यूक्रेन के आम लोग। यूक्रेन में लेकिन कहां कहां हमला हुआ है, आइए वो आपको बता देते हैं। वो बड़े शहर जिन्हें टारगेट किया गया है, इसमें सबसे बड़ा शहर है कीव, इसके बाद खार्किव और लवीव को निशाना बनाया गया। पोल्टावा, डोनेस्क, खेमेलनित्स्की ओब्लास्ट को निशाना बनाया गया है। इवानो-फ्रैंकिव्स्क को ओब्लास्ट को भी निशाना बनाया गया है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर हमले किए गए हैं रूस द्वारा। खासतौर पर कीव, खार्किव, लवीव, पोल्टावा और डोनेस्क को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खेमेलनित्स्की ओब्लास्ट और इवानो-फ्रैंकिव्स्क ओब्लास्ट को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच यूरोप में भी अलर्ट है। सवाल उठ रहे हैं कि अचानक रूस ने अटैक क्यों बढ़ा दिए हैं। ट्रंप पुतिन के विस्तार मिशन के बीच यूरोप फंस चुका है। अब इस जंग में कौन किसकी तरफ है, ये समझना मुश्किल हो चुका है। Increasing tensions. Looming war in the Arctic is a massive military build-up. What happens in the Arctic Circle?
यूक्रेन जंग में जल रहा है, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति का फोकस यूक्रेन नहीं है। ट्रम्प यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान चाहते हैं, भले ही यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़े, क्योंकि ट्रम्प की नजर सबसे अहम सामरिक क्षेत्र की जमीन पर है। अब तक यूरोप के देशों का उद्देश्य रहा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखना, किसी तरह ट्रम्प को यूक्रेन को मदद देने पर सहमत करना। लेकिन अब यूरोप में जंग के पूरे समीकरण उलट-पुलट हो चुके हैं। ना तो यूरोप के देश और ना ही अमेरिका का फोकस यूक्रेन जंग पर है। भविष्य की जंग का एपिसेंटर बनने वाला है आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच पड़ने वाला ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे के बाद सब कुछ बदलने लगा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने दावा ठोक दिया है। धन से या बल से कैसे भी ट्रंप इस आइलैंड नेशन पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। ग्रीनलैंड सामरिक रूप से अमेरिका के लिए जरूरी रहा है और भविष्य में और भी जरूरी होगा। यह ग्रीनलैंड में अमेरिका के पुराने हथियार और रडार बेस है। रूस के साथ शीत युद्ध में अमेरिका यहां बड़ा बेस बना चुका था। डेनमार्क के नियंत्रण वाले इस हिस्से पर कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने पेतोफिक में एयरबेस बनाया, जिसे थुले एयरबेस कहा जाता था। यहां न्यूक्लियर हथियार रखे और रूस की जासूसी के लिए बड़े बड़े रडार लगाए। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह बेस ग्रीनलैंड को अमेरिका ने $1 में बेच दिया और यहां से बड़ी सैन्य तैनाती हटा ली। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही एक बार फिर आर्कटिक में वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है, लेकिन इस बार इस जंग में पिस रहा है यूरोप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे के बाद रूस ने भी आर्कटिक के नए क्षेत्रों पर दावा ठोक दिया है। रूसी सेना के पूर्व जनरल और वर्तमान सांसद आंद्रे गोरोलेव ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन ग्रीनलैंड को आधा आधा बांट लें। इसके साथ ही रूस स्पिट्सबर्गेन और स्वालबार्ड पर कब्जा कर ले। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट को इन दोनों द्वीपों पर नियंत्रण जमा लेना चाहिए। रूस के इस अभियान से आर्कटिक में महासंग्राम शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार संग्राम ट्रंप शासन वाले अमेरिका से छिड़ने की आशंका कम है, बल्कि नॉर्डिक देश नॉर्वे से रूस की जंग छिड़ सकती है। धरती के उत्तरी ध्रुव पर आबादी वाले अंतिम द्वीप की सरकार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हो सकता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री गुटे बोरप इगद ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। संवाद से सहयोग विकसित किया जाए और साथ मिलकर समाधान निकाला जाए। ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए ट्रंप ने युद्ध छेड़ने तक के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने भी ग्रीनलैंड का दौरा किया है। अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन्स ने ग्रीनलैंड अधिग्रहण बिल का मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसमें लिखा गया है इसके द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति को 20 जनवरी 2025 से डेनमार्क साम्राज्य के साथ ग्रीनलैंड खरीद पर चर्चा शुरू करने का अधिकार देती है। 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड अधिग्रहण पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र को ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम मानते हैं, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ घटती जा रही है।
धरती के बाकी हिस्सों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से हाई नॉर्थ का आर्कटिक महासागर गर्म हो रहा है, जहां समंदर होगा और उसके आसपास के देश उस पर कब्जे के लिए जंग शुरू कर देंगे। नए शिपिंग रूट, ऑयल, गैस, खनिज और नई जगह पर वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करने की होड़ शुरू हो चुकी है। आर्कटिक में चीन रूस का प्रभाव घटाने के लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूरोप में एक नई जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर। रूस पर यूक्रेन के हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने रूस में किया था हमला। रूस के ताम्बोव इलाके में ये अटैक किया गया था। ताम्बोव में रूस पर यूक्रेनी हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन ने रूस में जो हमला किया उसका वीडियो देखिए अब सामने आया है, जो दिखाता है कि किस तरह का ये हमला था जो यूक्रेन ने रूस में किया था। Куда бежать? Бляха, यूक्रेन के हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। पूरे इलाके में आग का गुबार दिखा है। जो देखिए हमला था यूक्रेन द्वारा रूस में किया गया, उसमें पूरे इलाके में किस तरह से आग का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक नया वीडियो है जो सामने आया, जो दिखाता है कि किस तरह का भीषण हमला था ये जो यूक्रेन ने रूस पर किया था। रूस द्वारा जो पलटवार किया गया, रूस द्वारा जो हमले किए गए, उसके बाद इस वक्त खबर आ रही है कि अभी अभी पोस्ट छोड़कर भागे हैं यूक्रेनी सैनिक। रूसी हमले के बाद छोड़ा है पोस्ट। रूसी फौज ने यूक्रेनी हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, तब जबकि रूस के हमलों के बाद यूक्रेनी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भागे हैं। उनके हथियारों को भी रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो यूक्रेन ने वार किया और उस पर रूस ने पलटवार किया। कल देर रात यूक्रेन ने किया था रूस पर हमला। यूक्रेन ने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से ये बड़ा हमला किया था रूस पर। रूस के सैन्य ठिकानों, तेल भंडार को निशाना बनाया गया था। यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने आज सुबह हमले किए हैं। रूस ने अब तक का सबसे विध्वंसक हमला किया है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को टारगेट किया गया है। क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट से एक साथ हमला हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो रूस ने यूक्रेन की धरती पर किया है। महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये महायुद्ध रूस और नेटो के बीच होगा। इसका कारण बनेगा यूक्रेन का वो कदम जिससे क्रेमलिन बुरी तरह से भड़क गया है। यूक्रेन अपनी हार टालने के लिए जानवरों को हथियार बना रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन और अमेरिका ने बायो लैब में जैविक हथियार बना लिए हैं और अब इन्हीं हथियारों से रूसी सेना को जख्म दिए जा रहे हैं। जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। जिस बात की आशंका थी वो सच साबित होने जा रही है। दुनिया पर महाविनाश का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस और नेटो में ऐसी जंग शुरू होने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस और नेटो में जंग की वजह बनेगी वो प्रॉक्सी वॉर जो कई मोर्चों पर छिड़ गई है। यूक्रेनी सेना अब प्रॉक्सी के जरिए कई फ्रंट पर रूस को जख्म दे रही है। एक तरफ यूक्रेन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो दूसरी तरफ नेटो कई मोर्चों पर अपनी तैनाती कर रहा है। उधर पुतिन सेना यूरोप की घेराबंदी कर रही है। नेटो और रूस की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि रूस और नेटो में किसी भी वक्त महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूसी सेना का गुस्सा तब बढ़ गया जब यूक्रेन ने बायोलॉजिकल वेपन से हमले शुरू कर दिए।
इस तस्वीर को देखिए। डोनेस्क फ्रंट पर एक पक्षी उड़ता हुआ आया, उसने रूस के ड्रोन को हिट किया और रूसी ड्रोन तबाह हो गया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने युद्ध में उन जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई कर तैयार किया गया है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों और रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इन जानवरों को यूक्रेन ने बायोलैब में तैयार किया है। दरअसल यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब है जिसमें गुप्त रूप से बायो वेपन तैयार किए जा रहे हैं। आरोप है कि अपनी हार टालने के लिए यूक्रेन अब इन्हीं जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ जैविक हथियारों से युद्ध का दौर शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ नेटो रूस के खिलाफ तैनाती कर रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो ने सुरक्षा बढ़ा दी है। स्वीडन ने बाल्टिक सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। नेटो सिर्फ रूस के खिलाफ तैनाती नहीं कर रहा बल्कि यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत बना रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हॉवित्जर तोप की नई खेप दे दी है। इतना ही नहीं, जर्मनी ने यूक्रेन को बॉक्सर इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स देने का फैसला किया है। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन में एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने के लिए फंड देने की घोषणा की है। नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन युद्ध में ही फंसा रहे और पुतिन यूरोप पर हमला न कर पाए। युद्ध खत्म नहीं होगा तो रूस यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे में यूक्रेन के साथ साथ वो यूरोप पर हमला करने का जोखिम नहीं ले सकता। यूक्रेन को हथियार सप्लाई के पीछे यूरोपीय देशों का यही मकसद है। नेटो और यूरोपीय देशों की सप्लाई तेज हुई तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने अब रूस को नए सिरे से जख्म देने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी से तुर्की की ओर जाने वाली गैस पाइपलाइन पर हमला किया है। यह हमला तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन पर किया गया है। यूक्रेन के हमले से गैस पाइपलाइन को कितना नुकसान पहुंचा है, अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यूक्रेन और नेटो की गतिविधियों से भड़के रूस ने भी यूरोप में नेटो देशों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुतिन के आदेश के बाद रूसी नेवी ने नेटो देशों के पास समुद्र में अपनी शैडो फ्लीट तैनात कर दी है। माना जा रहा है कि रूस के ये जहाज नेटो देशों की निगरानी कर रहे हैं। जासूसी के बाद रूस की नौसेना नेटो देशों पर हमला कर सकती है। रूस ट्रंप की ताजपोशी के इंतजार में है, लेकिन ट्रंप शासन शुरू होने से पहले ही पुतिन महायुद्ध की तैयारी कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक यूरोप के खिलाफ सैन्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रूस की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बस ट्रंप शासन की शुरुआत का इंतजार है। ट्रंप के रुख के मुताबिक रूस यूरोप पर हमले का फैसला ले सकता है। रूस के खतरनाक प्लान से नेटो दहशत में है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है, नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए तैयार रहे। इसके लिए नेटो देशों को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नेटो देश रूस के सामने सरेंडर के लिए तैयार रहे। नेटो प्रमुख का यह बयान तब आया है जब यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन विजय के बाद रूसी सेना यूरोप की तरफ कूच कर सकती है। यही वजह है कि यूरोपीय और नेटो देशों में दहशत है। यूरोपीय और नेटो देशों के सामने मुश्किल यह है कि रूस के पास ओरेश्निक जैसी कई घातक मिसाइलें हैं जिन्हें दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम गिरा नहीं सकता। ऐसे में अगर रूस ने ऑपरेशन यूरोप लॉन्च किया, अगर यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर आक्रमण हुआ तो विनाश का एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी रक्षा मंत्री पद के उम्मीदवार पीट हेग्सेथ की परेशानी बढ़ गई है। रक्षा मंत्री उम्मीदवार पीट हेग्सेथ पर सेनेट में आरोपों की बौछार हो रही है। अवैध संबंध, शराब की लत, महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर तीखे सवाल किए गए हैं ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से। पीट हेग्सेथ पर सेनेट में आरोपों की बौछार की गई, उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए। खास तौर पर पीट हेग्सेथ से जो सवाल पूछे गए वो उनके अवैध संबंधों से जुड़े हुए थे, उनकी शराब की लत को लेकर सवाल पूछे गए और महिलाओं पर उनकी टिप्पणी को लेकर भी उनसे तीखे सवाल किए गए। पीट हेग्सेथ ट्रंप सरकार में रक्षा मंत्री होंगे। उन्हें ट्रंप ने चुना है अपनी मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर। रक्षा मंत्री उम्मीदवार पीट हेग्सेथ सेनेट का सामना कर रहे हैं सेनेट में, लेकिन उन पर जिस तरह के आरोपों की बौछार हुई है उसके बाद ऐसा लगता है कि उनकी परेशानी बढ़ी है। घिर गए हैं क्या ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ? पीट को सेनेट में कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है। अवैध संबंध, शराब की लत और महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी इसमें शामिल है। ट्रंप ने पीट को रक्षा मंत्री पद के लिए नामित किया है। कौन है पीट हेग्सेथ, आइए वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व ऑफिसर हैं और एक टीवी पत्रकार हैं। ट्रंप के कट्टर समर्थकों में उनकी गिनती होती है। सेनेट की मोहर लेकिन क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। अमेरिका में रक्षा मंत्री बनने के लिए सेनेट से मंजूरी जरूरी है। रिपब्लिकन सेनेटर ने भी आरोपों को लेकर चिंता जताई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, पीट हेग्सेथ की मुश्किलें कितनी बढ़ी हैं? क्योंकि अभी जरूर उनसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप भी अपनी टीम और जिन लोगों को उन्होंने चुना है उनके साथ खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। तो पीट हेग्सेथ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे उनकी मुश्किल कितनी बढ़ सकती है? क्या वो रक्षा मंत्री बनने के रास्ते में आड़े आ सकती है? देखिए, नंबर तो पीट हेग्सेथ के पक्ष में है क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत है और नंबर चाहिए तो रक्षा मंत्री तो वो बन जाएंगे। लेकिन मुसीबत क्या है कि आप देखिए संयोग कैसा है कि 5 दिन पहले ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में दोषी ठहराया गया, अदालत ने सजा दी, भले ही जेल नहीं भेजा गया। अब ट्रंप ने जिस व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाया उन पर क्या क्या आरोप है? उन पर आरोप है कि वो ऑफिस जाते हैं तो शराब पीकर जाते हैं और वो कई बार इतने पीकर बेहोश की हालत में होते हैं कि उनके सहकर्मी उनको उठाकर घर तक पहुंचाते हैं। ये आरोप सीनेट में लगातार सीनेटर लगा रहे थे विथ एविडेंस। वहीं दूसरी तरफ उन पर यह कहा गया कि उनकी दूसरी पत्नी जब थी तब तीसरी महिला से उनके संबंध थे, उससे उनको एक बच्चा हो गया और बाद में उससे फिर उन्होंने शादी कर ली। तो इस तरह के निजी हमले करने के पीछे अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री के खिलाफ दरअसल पर्पस ये है कि उनको मॉरली डाउन किया जाए। भले ही वो रक्षा मंत्री बन जाएंगे लेकिन उनके काम के लिए उनको नहीं जाना जाएगा। अब उनके अगले पूरे कार्यकाल के दरमियान यही कहा जाएगा ये वही बंदा था जिस पर ये आरोप लगे थे। और ये सबको ऑन रिकॉर्ड एक बार सीनेट पर ला देने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा होगा और लगातार इसी आधार पर उनको जज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई के दौरान खुद उन्होंने कबूला कि हाँ वो बहुत शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि अगर मैं रक्षा मंत्री बन गया तो मैं शराब छोड़ दूंगा। अब वही बात है कि जो लोग जानते हैं कि हर शराबी इस तरह की कस्में खाता है कि कल सुबह मैं नहीं पीऊंगा, कहीं ये कसम भी उसी तरह की ना हो। और रक्षा मंत्री हो जाने के बाद क्यों? क्योंकि अमेरिका का रक्षा मंत्री सामान्य बात नहीं है। आपके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना होगी, 30 लाख से अधिक सैनिक होगी और इसके अलावा 900 अरब डॉलर से अधिक का बजट होगा। यानी आप दुनिया में कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके कैरेक्टर पर इस तरह के दाग लग रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो शराब के धुत में रहता है, तब अगर वो आदमी को वहां पर रख दें तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में जो मोहम्मद तुगलक की उपाधि के बारे में कहा जाता था ये तो उससे बड़े वाले आइटम है। जी मनीष, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं और जिस तरह के लोगों को उन्होंने अपने लिए अपने कैबिनेट में चुना है, क्या ये जो मॉरली डाउन करने की कोशिश है या इन तमाम मुद्दों को या इन तमाम आरोपों को सेनेट के कमेटी के सामने रखने से रिकॉर्ड पर लाने की जो एक कोशिश है उससे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो हमले किए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर या उनके सहयोगियों पर उसका वो इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को और एम्यूनिशन देने जैसा है या ये वाकई उनके लिए, उनकी इमेज के लिए, उनकी सरकार की इमेज के लिए खतरनाक साबित होगा? देखिए, चाहे ना चाहे लेकिन ये बात तो सच है कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बन गए हैं और फिर जिन लोगों को वो चुन रहे हैं वो सब तो एक पर एक हार्डलाइनर हैं। फिर चाहे वो पीट हेग्सेथ की बात करें या फिर तुलसी गबार्ड की बात करें या फिर दूसरे और जो लोग हैं, ये सब जितने भी क्रिटिकल अपॉइंटमेंट हैं इन सब के जरिए ट्रंप अपनी पूरी ताकत के साथ
जो लिबरल विचारधारा के लोग हैं उन पर हमला बोलेंगे। और ऐसी स्थिति में जो डेमोक्रेट हैं उन सब की कोशिश यही है कि 4 साल के दरमियान कम से कम ट्रंप को दबाव में रखा जाए, और दबाव में रखने का एकमात्र उपाय यह है कि इन पर निजी हमले किया जाए, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति, बतौर रक्षा मंत्री तो उस पर आप हमला कर नहीं सकते, तो आप निजी हमला करा जाए, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। संजोग की बात यह है कि ट्रंप ने वो मौका दिया। अब पीट हेग्सेट के साथ इस तरह का बैकग्राउंड है, इसमें तो बाइडेन की या उनकी पार्टी की कोई गलती नहीं है। जी हाँ मनीष, और एक बहुत अहम पद पर वो नियुक्त होने वाले हैं, एक बहुत अहम पद को संभालने वाले हैं जो सिर्फ अमेरिका के नहीं दुनिया के लिए भी बहुत अहम है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।